where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। जी हाँ, ज़ैनुल आबदीन और आशी अम्मा के उस बेटे की बस इतनी सी ही कहानी है, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, जिसमें शक्ति के संतुलन में शांति तलाशने वाले उस कर्मयोगी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर अपनी सारी उम्र लगा दी। कहानी जिसमें एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष में उपग्रहों का जाल बिछाने में ताउम्र दिन रात लगा रहा और संगीत की संगति में देश की उन्नति के सूत्र तलाशता रहा। यकीन मानिए इतिहास अपनी देहरी पर तब ठिठक जाएगा जब जब समय कलाम के नाम की कविता सुनाएगा। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश कर्मयोगी। वो इस धरती पर गांधी की आंधी का दौर था और आजादी की खातिर उम्मीद से ताकता ये मुल्क उनमें अपना मुस्तकबिल तलाश रहा था। उस दिन रामेश्वरम में समुद्र की लहरें अचानक थोड़ी ऊंची हो गई थी, जिसने शहर की सतह को मानो लीप दिया था। आसमान में बादलों का बसेरा था और बारिश की फुहारें फूलों की तरह वायुमंडल में जम गई थी। तब कौन जानता था, तब कौन जानता था कि संयोगों का यह सामंजस्य दरअसल उस शख्स का इस सरजमी पर स्वागत है जो इस मुल्क को आने वाले वक्त में विज्ञान के आसमान पर ले जाने वाला था। उस दिन मछुआरों के टोले में देव का दिया जला। ज़ैनुल आबदीन और माशी अम्मा के झोपड़े में एक जीवन की जोत जली। उस दिन तारीख थी 15 अक्टूबर और साल था 1931। वो दिन तो वहीं थम गया, लेकिन वो नन्हा सा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। एकदम अजीब था वो लड़का जिसे उसके अब्बू और अम्मी कलाम कहते और जो बाद में अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम बन गया। सच में बहुत अजीब था। वो हिंदुओं की बस्ती में बेफिक्र घूमता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और मंदिरों की सीढ़ियों पर माथा टेकता, मौलवियों से कुरान की कहानियां सुनता और पंडितों से गीता का मर्म पूछता। वो फकीरों से दूसरे जहां के गहरे सवाल करता और हिंदू दोस्तों के घर बड़े चाव से पूजा की खीर खाता। वो अल्लाह और ईश्वर और अजान और आरती के बीच अपने अस्तित्व को आकार दे रहा था। ज़ैनुल आबदीन के घर में अक्सर फाका रहता, एक शाम का चूल्हा भी बमुश्किल जलता, लेकिन फिर भी अब्बू ने कलाम को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। कक्षा में कलाम अजीबोगरीब सवाल पूछता कि आसमान से आगे क्या है, अंतरिक्ष आखिर कितना बड़ा है और मशीनें चलती कैसे हैं। 5वीं क्लास में एक दिन कलाम ने पूछ लिया, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे है। शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर अगले दिन सारी क्लास को समंदर किनारे ले गए। वहां हजारों चिड़िया उड़ रही थी। उन्होंने बच्चों को पक्षियों के शरीर की संरचना को समझाते हुए उसकी उड़ान का सूत्र बताया। नन्हे कलाम ने उसी वक्त यह तय कर लिया कि जीवन में ऐसी ही उड़ान चाहिए। कलाम ने आखिरी वक्त तक गुरु की यादों को अपने जहन के भीतर जिंदा रखा। 5th class teacher in science teacher, his name is Siva Subramania Iyer. He entered the classroom and we used to see the radiation of knowledge from him. When he enters the classroom, my teacher, I see a radiation of purity of life. And the way he taught, my dream got shaped. He is the person, the teacher gave me the vision of my life. उन दिनों एक शिक्षक 5 छात्रों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे।
बस शर्त ये थी कि हर बच्चे को सुबह नहा कर आना होगा। कलाम बिना नागा हर सुबह 4 बजे उठकर क्लास पहुंच जाते। घर आने के बाद नमाज पढ़ते, फिर अपने भाई के साथ अखबार बांटने चले जाते। वहां से लौटकर स्कूल जाते और फिर शाम को अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते। ये लगभग रोज की बात थी। क्या पता कि ये ताकत उनके अंतर्मन की मजबूती से आई या घर की मुफलिसी से, लेकिन नन्हे कलाम ने न कभी इसकी शिकायत की और न ही कभी किसी ने उनके चेहरे पर शिकन का एक भी भाव देखा। पिता जैनुल आबदीन, शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यर दोराई सोलोमन, शिव मंदिर के पुरोहित लक्ष्मण शास्त्री, मित्र अहमद जलालुद्दीन, सहकर्मी MGK मेनन और सारा भाई और ना जाने कितनों ने ही कलाम की शख्सियत को संवारा और उन्हें उस जमीन पर खड़ा होते देखा जिसके सामने एक वक्त आसमान की बुलंदियां भी बौनी नजर आने लगी। लेकिन हर बच्चे की तरह जिसने उन्हें सबसे भीतर तक छुआ वो थी उनकी मां आशी अम्मा। आजादी की लड़ाई बड़ी हो रही थी और उसके साए में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे कलाम, और उससे भी बड़े हो रहे थे उनकी आंखों में पलने वाले सपने। इन सब बड़ी बातों के बीच बड़े कुनबे की खातिर आशी अम्मा का घर छोटा पड़ रहा था। उस घर में जिसमें मिट्टी के चूल्हे पर लोहे का तवा भी बामुश्किल चढ़ता और मिट्टी के तेल का दिया भी बस एक ही वक्त जलता, रात को 7 से 9। कलाम को ताकीद थी कि जैसे ही दिया दहक उठे वो उसकी डगमगाती रोशनी में पढ़ने बैठ जाए। उस दिए की वो दमक आज भी अपनी किस्मत पर इतराती होगी जिसकी रोशनी में कलाम ने विज्ञान का कखरा सीखा। आशी अम्मा ने जब अपने लाडले में पढ़ने की लगन देखी तो भूख से समझौता कर दिए की जलने की मियाद 2 घंटे और बढ़ा दी। अम्मी की वो यादें जीवन भर कलाम की सबसे बड़ी पूंजी रही। रामेश्वरम की धरती धान की फसल खूब पैदा करती है, लेकिन नन्हे कलाम को रोटी पसंद थी। आशी अम्मा अपने जिगर के टुकड़े की जीभ का स्वाद खूब समझती थी, इसलिए रसोई में जब भी रोटी बनती वो अपने हिस्से की रोटियां भी अपने लाडले के लिए छोड़ देती। एक दिन जब बड़े भाई ने कलाम को ये बातें बताई तो वो माँ से लिपट कर रोने लगे और फिर देर तक रोते रहे। जीवन के इन्हीं संघर्षों ने कलाम को कवि भी बना दिया। अपनी माँ के नाम उन्होंने जो कविता लिखी उसमें उनके संघर्ष की महक महसूस की जा सकती है। समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानद तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वो छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समा है। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही थी, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं। जीवन बनी थी चुनौती, जिंदगी अमन, मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। वो आशी अम्मा ही थी जिसने कलाम को ना हिंदू बनने दिया और ना मुसलमान। हाथ में कुरान, जुबान पर गीता का ज्ञान और छूने को विज्ञान का आसमान। संगीत की संगति भी उन्हें आशी अम्मा से ही मिली। मां सरस्वती और सरस्वती की वीणा को एक सुर में साध गए थे कलाम। वो आशी अम्मा ही थीं जिसकी बदौलत दुनिया विज्ञान के सूत्रों को वीणा की शास्त्रीय धुनों पर पहली बार थिरकते देख रही थी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे उस कर्मयोगी की कर्म क्षेत्र का वो सफर जिसने उन्हें कलाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बना दिया। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home.
अपने सपनों को सिरहाने रखकर सोने और उसी को ओढ़ने और बिछाने वाले कलाम का सपना वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन कलाम का वो सपना टूट गया। कोई और होता तो शायद बिखर जाता, लेकिन वो कलाम ही क्या जो अपने सपनों को आकार देना न जाने। कलाम ने तय किया कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी होगा। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। वो साल 1960 का था जब उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बतौर साइंटिस्ट काम करना शुरू किया, और यहीं से सपनों के उस शिल्पी के सुनहरे सफर का आगाज हुआ। पहले साल में ही उन्होंने सेना के लिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अपनी विलक्षण प्रतिभा से हैरान कर दिया। लेकिन उनके असली सफर की शुरुआत हुई साल 1962 में, जब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें बुलावा आया। वो कलाम ही थे जिनके बूते इस मुल्क ने अंतरिक्ष की अनजान दुनिया में विकास की एक लंबी छलांग लगाई। वो स्पेस साइंटिस्ट थे, तो उनकी जो योगदान भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में रहा, वो अद्वितीय है। यही वजह है कि भारतवर्ष मार्स पर आज के दिन पहुंचा हुआ है। वो भी जो कॉस्ट हमने की वो मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह की 1/10 भी नहीं थी। ये सब उनकी देन है। सीधे साधे कलाम अब मुल्क के मिसाइल मैन बनने की राह पर थे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुखिया और मार्गदर्शक के तौर पर महज 1 दशक के भीतर ही एक के बाद एक अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी शुद्ध देसी और मारक मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। शांति का संदेश देने वाला ये देश अब शक्ति के संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की राह पर बढ़ चला। आजादी की ताजा सांस ले रहे मुल्क की इस बेहिसाब ताकत को देखकर दुनिया हैरान थी, और इन सब से अलग कलाम अपनी आदत के मुताबिक चुपचाप इस मुल्क की उड़ान को अग्निपंख देने में अपना दिन और रात खपा रहे थे। वो दिन था 11 मई और साल था 1998। राजस्थान के पोखरण में जमीन के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ, और जब तक दुनिया नींद के आगोश से जागती, तब तक भारत परमाणु ताकत से संपन्न राष्ट्र की कतार में बहुत आगे हो चुका था। उस दिन संसार सुपर पावर के तौर पर भारत की शक्ति के साथ साथ परमाणु वैज्ञानिक के तौर पर कलाम की क्षमता से भी पहली बार रूबरू हो रहा था। उस दिन की यह तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और इतिहास में दर्ज है कर्मयोगियों का ये कथन। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to conquer the country with the capability to vacate the nuclear threat. कर्मयोगी कलाम के जीवन का आयाम इतना बड़ा था कि सैकड़ों उपलब्धियां और हजारों उपमाएं उनके नाम के साथ किंवदंती की तरह जुड़ गए। बावजूद इसके, जब एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा कि उनके जीवन का सबसे यादगार पल कौन सा है, तब कलाम ने कहा था, DRDO में काम करने के दौरान हमने विकलांग बच्चों के लिए कुछ सामान तैयार किया था। उसे देखने के बाद उन माँ बाप के चेहरों पर खुशी की जो आभा उभरी थी, वो मेरे जीवन के सबसे यादगार लम्हों में से एक है। विज्ञान कलाम का विषय था और उन्होंने अपनी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द बना ली। लेकिन जब मुल्क ने उन्हें देश के प्रथम नागरिक का मान दिया, तब लोगों को लगा कि यह कलाम का रिटायरमेंट प्लान साबित होगा। लेकिन यहां भी उस शख्स ने यह साबित कर दिया कि महामहिम होना अवकाश या आराम नहीं है। I, Faqir Zainul Abidin Abdul Kalam, do swear in the name of God. Do swear in the name of God. अठारह जुलाई 2002 यही थी वो तारीख जब किसी जमाने में अखबार बेचने वाले नाविक के पुत्र ने
संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया का दायित्व संभाला। उस दिन गर्व से गदगद हो गया होगा वो ऐतिहासिक अशोका हॉल, वो मुगल गार्डन और राष्ट्रपति भवन की हर दरो दीवार। जब अवाम का पीपुल्स प्रेसिडेंट एक भाड़े की गाड़ी में और एक सूटकेस की अपनी कुल संपत्ति के साथ उस अहाते के अंदर पहली बार आया होगा। बहुत जल्द ही अंग्रेजों से आयातित राष्ट्रपति भवन की सामंती परंपराएं कलाम को कचोटने लगी। इस मुल्क का महामहिम नहीं बल्कि राष्ट्रमित्र बनने आए थे कलाम। ऐसे में भला ये वैभव और वो शान और शौकत उन्हें कैसे भाती। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। जल्द ही राष्ट्रपति भवन के सैकड़ों कमरे बंद कर दिए गए और उन्होंने खुद को एक कमरे तक समेट लिया। एक सूटकेस कपड़े, एक वीणा और एक पढ़ने की मेज, बस इतनी ही कलाम की संपत्ति थी और इतनी ही उनके जीवन की जरूरत। जीवन की सारी जमा पूंजी उन्होंने राष्ट्रपति बनने के दिन ही ये कहकर दान कर दी थी कि अब तो ताउम्र सरकार उनकी देखभाल करेगी ही। न जाने इतिहास ने इससे पहले कब देखी होगी सियासत में ऐसी सादगी और सर्वोच्चता में इतनी शालीनता। राष्ट्रपति भवन तो मानो बच्चों का स्कूल बन गया और कलाम बन गए उनके सबसे प्रिय शिक्षक। सियासत कलाम का क्षेत्र नहीं था और ना ही वो सियासतदान थे, लेकिन राजनीति के बुनियादी उसूलों को वो खूब समझते थे। Leader should work with integrity and succeed with that integrity. And I believe President, since you asked the question, has to be continuously in touch with the people. Rashtrapati Bhavan, where I was there, became a people's Bhavan. And also I travel into the whole state, cutting across hill, deserts and sea. I was in touch with millions and millions of people. उन्होंने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति रबर की कोई मुहर नहीं है जिसे सरकार जब चाहे और जहां चाहे अपनी मर्जी से लगा दे। संवैधानिक मुखिया के स्व विवेक का दायरा कितना बड़ा हो सकता है ये कलाम ने ही पहली बार बताया। इसका उदाहरण 2004 के उन आम चुनावों के बाद भी दिखा जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसे सरकार बनाने का आमंत्रण मिले ये फैसला राष्ट्रपति को करना था। राष्ट्रपति बनाने के एनडीए के उपकार पर तब बहुतों को भरोसा था और सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा भी खूब उछल रहा था, लेकिन कलाम ने बिना पक्षपात के सोनिया गांधी को सरकार बनाने का आमंत्रण सौंपा। कलाम ने जाने ऐसे कितनी ही बार राष्ट्रपति के पद की गरिमा को गर्त तक जाने से बचाया होगा। कलाम एक सूटकेस में राष्ट्रपति भवन आए थे और 5 साल बाद उसी सूटकेस के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट गए। जब उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनाने की बातें शुरू हुई तब उन्होंने यह कहकर सारे बहस पर विराम लगा दिया कि वो तब तक इस पद पर नहीं बैठेंगे जब तक सारे दल सर्वसम्मति से यह फैसला ना करें। जरा सोचिए, उस दौर में जब सियासत सत्ता का सौदा करने में भी शर्म महसूस नहीं करती है, उस वक्त कलाम ने सियासत में शुचिता को कितना ऊंचा स्थान दिया। कर्मयोगी में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कलाम के जीवन के कुछ और अनछुए पहलू। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home. कलाम का जीवन क्या है? संघर्ष की भट्टी में मानो तपा हुआ कुंदन है। यकीन मानिए, हमारी पीढ़ी इस मायने में बेहद खुशनसीब है कि वो उस दौर में जिए जो कर्मयोगी कलाम का दौर था। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कलाम का सिर्फ पता बदला, न उस कर्मयोगी का कर्म क्षेत्र बदला और न बदली उस मिसाइल मैन की मंजिल। अगले ही दिन उसी सादगी, वही सौम्यता और उसी मुस्कान के साथ बच्चों का वो सबसे प्रिय शिक्षक अपने सपनों के भारत के भविष्य की बुनियाद सींचने निकल पड़ा। Sir, how did you become so great?
How did I become so great? That's the question. Well, I don't know how became. I don't know. He always believes in the younger generation because we have the 50% of younger population. So most powerful resource on the earth, above the earth, under the earth, he always believes. So the younger generation can believe, he can do whatever they can do. सोचिए, उन्हें छात्रों का साथ इस कदर भाता था कि न तो वो अपनी पहचान विज्ञान की विरासत के तौर पर देखते थे और न ही इस मुल्क के महामहिम के तौर पर। वो चाहते थे कि संसार उन्हें एक साधारण शिक्षक की तरह याद करे। सोचिए, उनके अंतर्मन का एहसास कितना गहरा था कि उनकी आखिरी सांस भी बच्चों के बीच ही निकली। कलाम यूं ही नहीं बनते, सोच की भट्टी में खुद को झोंकना होता है, सपनों के लिए लगानी पड़ती है उसमें बलिदान की आग, संघर्ष की आग में सालों साल तपकर बनता है कुंदन और फिर उससे बनते हैं कलाम। तब जाकर दुनिया करती है सलाम सलाम सलाम। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। उस अग्निपंख की उड़ान कभी खत्म नहीं होगी। कलाम कभी खत्म नहीं होंगे। कलाम का नाम कभी खत्म नहीं होगा। इस देश की रगों में बहने वाला उनका संस्कार हमेशा रहेगा। इस देश के सीने में शक्ति के साथ धड़कने वाली उनकी ऊर्जा हमेशा रहेगी और हमेशा रहेगी उनकी कहानियां, क्योंकि कर्मयोगी की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कर्मयोगी कभी खत्म नहीं होते। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन ईटीवी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the home.